जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है बीएससी कार्यालय परिचारिका, जिसके एग्जाम में आपका टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। और आज के इस वीडियो में आपको ऐसा प्रश्न बताएंगे जो सीधे आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। उससे पहले आपको बता दें साथियों, आपके एग्जाम में कहां कहां से प्रश्न पूछा जाता है। अगर जीके की बात करेंगे तो जीके में आपका 40 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसका सिलेबस क्या है साथियों। अगर जीके में ये 6 ऐसे टॉपिक है जहां से हर साल प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। 6 मुक्त ऐसे टॉपिक है जहां से प्रश्न आपके एग्जाम में आना है तो आना ही है। जैसे में भारतीय संविधान संविधान से संबंधित प्रश्न है आपके बीएससी कार्यालय परिचारी में 10-12 प्रश्न लगभग पूछे जाते हैं। और राजनीतिक जो लोकतंत्र से संबंधित प्रश्न है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इतिहास और भूगोल से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, लगभग करके 10 से 12 प्रश्न। और समान विज्ञान कुछ कुछ साइंस का भी 4 से 5 प्रश्न आपका साइंस का भी रहता है साथियों। संसाधन और अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न रहता है, जैसे में पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, ये सब आपका अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न रहता है। और कुछ करंट अफेयर्स के भी प्रश्न रहते हैं, जो हाल ही फिलहाल में मिशन इंडिया कब शुरुआत हुआ, ऐसा करके प्रश्न आपके करंट अफेयर्स में पूछे जाते हैं। एवं लास्ट आपका आता है बिहार का भूगोल, यानी बिहार से संबंधित आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका आंकड़ा लेकर चलेंगे तो लगभग 20 से ज्यादा प्रश्न आपके बीएससी कार्यालय परिचारी में बिहार से पूछा जाता है। तो यही सबको देखते हुए जो जो प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीट होता है साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग वही सब सारे प्रश्न को करेंगे जो आपके एग्जाम में वास्तव में पूछा जाएगा। उससे पहले आपको क्लियर कर दे कि आपके एग्जाम में 3 सब्जेक्ट पूछा जाता है, जैसे मैथ, जीके, हिंदी। ये तीनों सब्जेक्ट मिलाकर आपका एग्जाम होता है साथियों टोटल 100 क्वेश्चन का। अगर आप जीके पर अच्छा पकड़ बना लेते हैं, क्योंकि जीके का आपका 40 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों कि भारत में मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु कितना है। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका सवाल है, एवं ये वाला सवाल इस बार के एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो बताइएगा कि जो भारत में मताधिकार का न्यूनतम आयु है वह कितना है साथियों। मैंने वोट देने का न्यूनतम आयु कितना है साथियों, 18 वर्ष है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत में वोट देने का न्यूनतम आयु कितना है साथियों, 18 वर्ष है। याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों कि भारत में वोट देने का न्यूनतम आयु कितना है साथियों, 18 वर्ष है। पहले आपका 21 वर्ष था, लेकिन इसको घटाकर अब कितना कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया, ठीक है ना। चलिए सेकंड नंबर प्रश्न है साथियों, हम लोग वैसे प्रश्न को कवर करेंगे जो सीधे आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है, ठीक है। जैसे में ये वाला जीएस से प्रश्न हो गया, यानी साइंस से प्रश्न। मैंने क्या बताया था कि साइंस से 3 से 4 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है साथियों। तो बताइएगा, पौधों में वृद्धि को नियंत्रित करने वाला प्रमुख हार्मोन कौन सा है। सभी बच्चे को पता है कि जो पौधा को वृद्धि को नियंत्रित करता है, मतलब उसके लंबाई को नियंत्रित करने वाला प्रमुख पादप हार्मोन कौन सा है साथियों। तो बिल्कुल आपका आंसर आना चाहिए साथियों, साइटोकाइनिन। क्या आना चाहिए, साइटोकाइनिन। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है कि पौधों में वृद्धि को नियंत्रित करने वाला पादप कौन सा साथियों, तो याद रखिएगा साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। और यहां से जो जो प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा वो मैं आपको अभी करवा देता हूं। जैसे में पौधों में जल का वहन कैसे होता है, पौधों में जल का परिवहन कैसे होता है, पौधों में जल का परिवहन कैसे होता है साथियों, तो जाइलम द्वारा होता है। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है साथियों, जाइलम द्वारा होता है। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, जाइलम द्वारा। और भोजन का परिवहन, 2 क्वेश्चन आप याद रखिएगा, अगर जल कहेगा तो जाइलम, अगर भोजन कहेगा तो फ्लोएम। ये दोनों इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है ना। कि पौधों में जल का वहन जाइलम द्वारा, भोजन का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है। चलिए, और मैंने क्या कहा था कि बिहार से संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न रहेगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बिहार से संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा रहा है साथियों। और ये जो सवाल है ये एकदम बिहार के भूगोल पर संबंधित प्रश्न है, जो कि सीधे 100% चांस है कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और मैं कहूंगा साथियों, अगर आप बीएससी कार्यालय परिचारी में एक सीट पक्की करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो वास्तव में आज का यह क्लास आपके लिए वरदान साबित होगा। तो बताइएगा, बिहार का जो टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल है वह कितना है साथियों। सभी कोई बच्चों को पता होना चाहिए सर, 94,163 किलोमीटर
बिहार का कुल क्षेत्रफल है। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर है साथियों। याद रखिएगा, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर है साथियों। चलिए, अगला नंबर सवाल है कि भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का, ये संविधान से देखिए प्रश्न मैंने आपको बताया था कि यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है साथियों। तो भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? देखिए, यहाँ पर दो टाइप का प्रश्न बनता है। हृदय और आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? अगर अनुच्छेद पूछता तो हम लोग याद रखेंगे, अनुच्छेद 32 को संविधान का क्या कहा जाता है साथियों? आत्मा कहा जाता है। हृदय और आत्मा अनुच्छेद किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को। लेकिन यहाँ पर संविधान का कुछ इंपोर्टेंट पार्ट पूछा है, तो वो आपको बताना है। तो संवैधानिक उपचार और अधिकारों को क्या कहा जाता है साथियों? हृदय और आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहते हैं? संवैधानिक उपचार और अधिकारों को कहते हैं। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके बीएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन है साथियों। बताइएगा कि भारत के राष्ट्रपति को पद का जो शपथ है वह कौन दिलाता है? ये आपका संविधान में ही आता है साथियों, और ऐसा प्रश्न आपके बीएससी कार्यालय परिचारी में हर बार रिपीट होता है। ठीक है, तो बताइएगा, अगर आपको पता है तो बताइएगा क्या इसका राइट आंसर होगा। ऐसे तो हम लोग इसमें सभी सब्जेक्ट को कवर करेंगे, उससे पहले हम लोग जीके के 40 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो इसमें हम लोग टारगेट लेकर चलेंगे 35 प्लस प्रश्नों को सही करने का, क्योंकि जो प्रश्न है साथियों थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का, थोड़ा सा इजी लेवल का है, जिसका जवाब आप लोग भी दे सकते हैं। ठीक है ना? और ये सारे प्रश्न रिपीटेड हो चुके हैं, तो आपको ज्यादा फायदा होगा। आप कमेंट में जवाब देते चलिएगा, लास्ट में पूछेंगे आपने कितना प्रश्न को सही किया। अगर आप 35 प्लस प्रश्नों को सही कर देते, यकीनन मानिए कि आपका बीएससी कार्यालय परिचारी में सिलेक्शन पक्का है। तो बताइएगा, राष्ट्रपति के शपथ कौन दिलाता है? कोई बच्चे बता सकते हैं राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? तो जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है वही राष्ट्रपति का क्या दिलाता है साथियों? शपथ दिलाता है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर पूछेगा कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, तो सभी बच्चे का जवाब क्या आना चाहिए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे साथियों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। याद रखिएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। और ये भी सवाल देख सकते हैं साथियों, एकदम इंपॉर्टेंट लेवल का सवाल है, जो कि बीएससी कार्यालय परिचारी में कई बार पूछा जा चुका सवाल है साथियों। बताइएगा, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है। अगर आपके एग्जाम में ये वाला सवाल आ जाए कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन है, तो आप आंख मूंद कर मारिएगा, वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति। और ऐसा यह सवाल है साथियों, जो कि कई बार रिपीटेड हो चुका है आपके बीएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में। और अभी तक आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए साथियों, ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने से फायदा क्या होगा? जो भी क्लास होगा सबसे पहले पता चलेगा, जो भी वैकेंसी आएगी सबसे पहले पता चलेगा, और इसका जो क्लास का पीडीएफ रहता है साथियों, वो सारा आपको ग्रुप में ही मिलेगा। तो आप जुड़ना चाहते हैं तो यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको बीएससी लिखकर मैसेज करना है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको क्या करना है साथियों? बीएससी लिखकर मैसेज करना है। फिर मेरे तरफ से आपके पास एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है ना? तो ये जुड़ने का प्रक्रिया, अगर आपका मन है तो जुड़ सकते हैं। चलिए, अगला नंबर सवाल है साथियों, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है? बताइएगा। सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि संविधान से आपके एग्जाम में लगभग तो हमने शुरुआत में 10-12 प्रश्न बताया था, लेकिन इसका वेट बढ़ के 15 हो जाता है। 15 प्लस संविधान से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है साथियों। ठीक है ना? जैसे में ये वाला सवाल देख सकते हैं, कई बार रिपीटेड हो चुका है कि कौन सा अनुसूची है जो भाषा से संबंधित है। तो आपको भी पता है साथियों, जो 8वीं अनुसूची है वह भाषा से संबंधित है, और इसमें टोटल 22 भाषाओं को क्या दिया गया है? मान्यता प्राप्त दिया गया है। संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को मान्यता दिया गया है साथियों? 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। आप याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे कि संविधान में टोटल कितना अनुसूची है, तो 12 अनुसूची है। संविधान में टोटल कितना अनुसूची है साथियों? 12 अनुसूची है। याद रखिएगा, ऐसा सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, 5 नंबर सवाल बताइएगा, जो कि एकदम टॉप लेवल का सवाल है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला था? पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला था? 5 नंबर जो क्वेश्चन है साथियों, वो वास्तव में आपके बीएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में आने वाला सवाल है साथियों। तो बताइएगा, किस
संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में दर्जा मिला है साथियों। तो याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है 73वां संशोधन द्वारा। 73वां संशोधन द्वारा इसको क्या मिला था, एक संवैधानिक दर्जा मिला था, याद रखिएगा। और आप लोग बताइएगा साथियों, क्लास कैसा लग रहा है, एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि कोई गलती हमसे हो तो हम उसमें सुधार कर पाए। एक बार जरूर कमेंट में करके बताइएगा आपको क्लास कैसा लग रहा है। यह क्लास 1 है, तो आप लोग जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, आपको क्लास अच्छा लगेगा तो आप खुद करेंगे, ठीक है ना, मुझे बोलने का कोई जरूरत नहीं है। चलिए, अगला नंबर सवाल है साथियों, मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, बताइएगा मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप लोग सभी कोई को पता है, ऑप्शन देखकर भी आपको पता चला होगा। सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है साथियों, बिल्कुल राइट आंसर है सर, सोवियत संघ रूस होगा। मौलिक कर्तव्य जो हमारा देश का जो संविधान है, उसमें मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है, यानी सोवियत संघ से लिया गया है, ठीक है। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, जो आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है, वो डबल बार ऐड हो चुका था, ठीक है ना। चलिए, और ऐसा प्रश्न तो आपके एग्जाम में कई बार रिपीटेड हो चुका है साथियों, कि असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, बताइएगा। जो असहयोग आंदोलन है साथियों, वह जो शुरू हुआ था, आप लोग याद रखिएगा, वह शुरू हुआ था 1920 ईस्वी में। कब शुरू हुआ था, 1920 ईस्वी में। और उसको समाप्त कब कर दिया गया था, 1922 ईस्वी में। जैसे में 1920 ईस्वी में आपका असहयोग आंदोलन हुआ था, और इसको 1922 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था। क्यों समाप्त किया गया था सर जी, तो चौरी चौरा कांड हो गया था 1922 में। जब यह आंदोलन किया जा रहा था, तो उत्तर प्रदेश के एक जगह का नाम है चौरी चौरा, चौरी चौरा नाम है, वहां पर 22 पुलिस को जिंदा जला दिया गया था, इसलिए इस आंदोलन को फिर बंद कर दिया गया था। याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920 ईस्वी में। इसको रद्द कब किया गया, 1922 ईस्वी में। अगर 1919 ईस्वी की बात करेंगे साथियों, तो 1919 ईस्वी में बहुत सारे आंदोलन हुए, जिसमें एक महत्वपूर्ण आंदोलन है जालियांवाला बाग। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ये आपके एग्जाम में कई बार रिपीटेड हो चुका है, एवं आपको पता भी होना चाहिए साथियों, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। हालांकि 1920 में तो आपको बता दें कि असहयोग आंदोलन हुआ था, 1920 ईस्वी में आपका चौरी चौरा कांड हो गया था, और 1930 में भी बहुत सारे आंदोलन किए गए थे साथियों। जैसे में एक आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है 1930 में, एक आपका क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, एक आपका डांडी मार्च होता है। इस सारे याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा साथियों, डांडी मार्च कब हुआ था, तो याद रखिएगा 12 मार्च 1930 ईस्वी को आपका डांडी मार्च हुआ था। 12 मार्च 1930 ईस्वी को आपको क्या हुआ था साथियों, डांडी मार्च हुआ था, याद रखिएगा। एकदम टॉप लेवल का सवाल है, जो सीधे आपके बीएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में पूछा जाएगा। और मैंने क्या कहा था साथियों, इतिहास से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये वाला सवाल देख सकते हैं। सवाल आपका है कि पानीपत का प्रथम जो युद्ध है साथियों, 1526 ईस्वी। सबसे पहले तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया साथियों, पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वह कब लड़ा गया था, 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। और किसके किसके बीच लड़ा गया था साथियों, बताइएगा। जो पानीपत का प्रथम युद्ध है, किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो बिल्कुल राइट आंसर आप सभी का आ रहा है सर। एक बच्चे बता रहे हैं कि सर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। आप लोग बिल्कुल ही अच्छा जवाब दे रहे हैं साथियों। याद रखिएगा, जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। और यहाँ वाला प्रश्न जो है साथियों, ऐसा ही प्रश्न आपके बीएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में भी पूछा जाता है। चलिए, अगला नंबर यहाँ से तो आपका क्लियर हो गया कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। तो मैं तो कहूंगा कि ये सारे प्रश्न आप कॉपी पर नोट करते चलेंगे, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, आप उसे भूले नहीं, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या क्या और युद्ध का पूछ सकता है साथियों, जैसे पानीपत का पूछ दिया, तो हो सकता है बक्सर का युद्ध पूछ दे। तो याद रखिएगा, 1764 में आपका बक्सर का युद्ध हुआ था। 1764 में आपका क्या हुआ था साथियों, बक्सर का युद्ध हुआ था। और 1857 में आपका क्या होता, सिपाही विद्रोह हुआ था। 1764 वाला याद रखिएगा, आपकी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में। और सिपाही विद्रोह कब हुआ था, 1857 ईस्वी में हुआ था। चलिए, अगला नंबर सवाल की बात करेंगे साथियों, जो सीधे आपके बीएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, बताइएगा।
सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा साथियों? एकदम इंपॉर्टेंट लेवल का सवाल है जो सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा। 9 नंबर जो सवाल है साथियों काफी इंपॉर्टेंट है कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है साथियों, बताइएगा कमेंट में। तो सौर मंडल का सबसे जो चमकीला तारा कहे, पृथ्वी का बहन कहे, या सुबह का तारा इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार, या सनशाइन स्टार कहे, वो हम लोग वेनस यानी शुक्र को कहते हैं साथियों, ठीक है ना। पृथ्वी का बहन, जुड़वा ग्रह, ये सब हम लोग शुक्र को कहते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर लाल ग्रह की बात करेंगे, ये वाला प्रश्न मैं आपको कई बार रिपीट करवा चुका हूं तो आपको पता होगा पहले से साथियों, ठीक है। तो इसका जवाब कमेंट में आना चाहिए, ठीक है। लाल ग्रह किससे कहते हैं हम पहले नहीं बताएंगे, अगर जिनको जिनको पता है पहले कमेंट में जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद हम बताएंगे, ठीक है। लाल ग्रह किनको कहा जाता है साथियों, कमेंट में जरूर बताइए। उसके बाद सौर मंडल का सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है साथियों, कमेंट में बताइएगा, फटाफट बताइएगा। हम उसके बाद हम कवर करेंगे, ठीक है। तो लाल ग्रह आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट आंसर, मंगल आपका मास जो है वो आपका लाल ग्रह, या इसी को गुलाबी ग्रह भी कहा जाता है। और सबसे बड़ा की बात करेंगे साथियों तो आपका क्या जवाब आना चाहिए, बृहस्पति आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, देख सकते हैं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एकदम इजी लेवल का सवाल है, ठीक है ना। ये वाला सवाल मैं आपको कई बार करवा चुका हूं। ऐसा सवाल एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो इसका जवाब आप लोग के कमेंट में आना चाहिए कि भारत की सबसे बड़ी सॉरी सबसे लंबी नदी कौन सी है साथियों। तो बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए आप लोग का, पहले आप लोग जवाब दीजिए उसके बाद हम इसका जवाब देते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल राइट आंसर आप लोग का आ रहा है सर। और इसका लंबाई की बात करेंगे तो इसका लंबाई है, जो भारत की सबसे लंबी नदी है उसका लंबाई है सर 2525 किलोमीटर लगभग में। और यह उत्तराखंड से निकलता है। यह कहाँ से निकलता है साथियों, उत्तराखंड से निकलता है, जहां पर एक उत्तरकाशी जिला है, और गंगोत्री हिमनद से निकलता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और भारत में टोटली लंबाई 2525 किलोमीटर है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे, याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट सवाल है साथियों, ठीक है ना, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है, एकदम इंपॉर्टेंट एवं टफ लेवल का सवाल है साथियों, जो आपके बीएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, बताइएगा। कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है साथियों, आपको पता होगा, ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट लेवल का सवाल है। कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित होता है साथियों, किस राज्य में है। तो सभी बच्चे का राइट आंसर आ रहा है सर, यह सिक्किम में होगा। और यह भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर में आता है साथियों। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है साथियों, तो कंचनजंगा पर्वत शिखर है। अगर विश्व का पूछेगा कि सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा हो जाएगा साथियों, माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। कभी कभी माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई भी पूछ देता है, तो याद रखिएगा 8848 मीटर है। और पूछेगा कि यह किस देश में स्थित है माउंट एवरेस्ट, तो यह नेपाल में है। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है साथियों, जो कि कई बार मैं आपको करवा चुका हूं रिपीट, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था साथियों, एकदम इंपॉर्टेंट लेवल का सवाल है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था साथियों, बताइएगा। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था साथियों, एकदम इंपॉर्टेंट लेवल का सवाल है। तो बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है, ठीक है ना। और यहां से ये भी सवाल पूछता है कि आर्य समाज का स्थापना किसने किया था, आर्य समाज का स्थापना किसने किया था, तो बताइएगा। आर्य समाज का जो स्थापना किया गया था वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही किया गया था, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, बताइएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है, और ये कई बार मैं आपको रिपीट करवा चुका हूं, तो इसका जवाब आप लोग के कमेंट में आना चाहिए। और ये साइंस का प्रश्न है साथियों, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका जवाब पहले बताइएगा, क्योंकि ये प्रश्न मैं आपको लगभग 10 से 20 बार बता चुका हूं, ठीक है। तो क्या सवाल कर रहा है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा साथियों, सभी बच्चे को पता है कि सर लीवर हो जाएगा। लीवर है, यानी इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, यकृत बोल सकते हैं, ठीक है ना, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है साथियों। आप ऐसे प्रश्नों को अच्छे से कवर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, और ये साइंस का प्रश्न है। और ये वाला प्रश्न मैं आपको कई बार रिपीट करवा चुका हूं, तो टारगेट आज आपका याद है ना, 40 में कितना प्रश्न सही करना है, 30 प्लस प्रश्न को सही करना है। तो इसका जवाब आप लोग के कमेंट में आना चाहिए।
चाहिए। एकदम सिंपल लेवल का सवाल है साथियों, और ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये आपकी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, यह प्रकाश की गति, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो प्रकाश की गति का है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। चलिए 15 नंबर आपका सवाल है जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, बताइएगा सर। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है साथियों, तो एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, और मैं आपको कई बार करवा भी चुका हूं। तो आपका जवाब आना चाहिए कि सर स्कर्वी हो जाएगा। बिल्कुल सही है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी होता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर यहीं पर विटामिन ए की कमी से पूछता, एक सी की जगह एक ए पूछता तो क्या हो जाता है, रतौंधी हो जाता। विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है साथियों, रतौंधी हो जाता, और विटामिन बी की कमी से क्या हो जाता है, बेरी बेरी। और विटामिन सी तो आप देख ही रहे स्कर्वी, और विटामिन डी भी पूछता तो क्या हो जाता, रिकेटस हो जाता। और अभी तक हम आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोले हैं साथियों। आप लोग समझ सकते हैं इतना मेहनत आप लोगों के लिए हो रहा है। अगर आप डेली क्लास करना चाहते हैं तो यह मात्र आपके लिए ही चैनल बनाया गया है, आपका बड़ा भैया का चैनल है। तो आप लोग चैनल को क्या कर लीजिएगा, एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। फटाफट आप सभी बच्चे यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर डेली आपको क्लास मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सारा प्रश्न हम क्लियर कर दिए साथियों। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, और विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है साथियों। सारे प्रश्न को आप अच्छे से कवर कीजिएगा, आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, शुष्क बर्फ क्या है। शुष्क बर्फ एक कल वाला ही क्लास में आपका सवाल था, तो इसका जवाब हम नहीं बता पाएंगे साथियों, बिल्कुल इजी लेवल का सवाल है। तो बताइएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ कहा जाता है। शुष्क बर्फ किन्हें कहा जाता है साथियों, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। चलिए अगला नंबर सवाल है कि जो बिजली के बल्ब का फिलामेंट होता है साथियों, वह किसका बना होता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है साथियों, तो टंगस्टन का बना होता है। बिजली का बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह किसका बना होता है, टंगस्टन का होता है, याद रखिएगा। जिसके मतलब ज्यादा ही उसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो वह फट से टूट जाता है। तो बिजली का जो बल्ब का फिलामेंट होता है वह टंगस्टन का बना होता है, याद रखिएगा, ठीक है। आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। और पिछले क्लास में यह पूछा गया था साथियों कि बॉक्साइड किसका अयस्क है, तो एल्युमिनियम का है। बॉक्साइड की मतलब बॉक्साइड का अयस्क क्या है साथियों, तो एल्युमिनियम है, याद रखिएगा। आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। चलिए अगला नंबर सवाल है, बताइएगा कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। 18 नंबर एकदम इंपॉर्टेंट है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है साथियों। तो याद रखिएगा, अगर खून को जल्दी जमाना है तो आपके शरीर में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होना चाहिए, तो विटामिन के। विटामिन के अगर आपके शरीर में प्रचुर मात्रा में है साथियों तो आपका खून जल्दी जमेगा, याद रखिएगा। सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। चलिए अगला नंबर सवाल बताइएगा, नीली क्रांति का संबंध किससे। एकदम आपको कई बार बता चुके हैं कि नीली क्रांति का संबंध किससे साथियों, एकदम रिपीटेड प्रश्न है, तो बताइएगा नीली क्रांति का संबंध किससे, तो मछली उत्पादन यानी मत्स्य उत्पादन से है, ठीक है ना। और हरित क्रांति का कृषि से है, और श्वेत क्रांति का दूध से है, और पीली क्रांति का संबंध तिलहन से। ये चारों याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। मैं एक बार और रिपीट करवा दे रहा हूँ। अगर हरित क्रांति पूछेगा, क्या पूछेगा, हरित क्रांति पूछेगा तो कृषि से हो जाएगा। अगर श्वेत पूछेगा तो दूध से हो जाएगा, नीली पूछेगा तो मत्स्य, और तिलहन हो जाएगा तो पिल्ली से हो जाएगा, ठीक है ना। कॉपी चेक कराओ जाके, जाओ ऊपर। चलो 20 नंबर आपका सवाल है साथियों, बताइएगा, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा साथियों, बताइएगा। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा साथियों, आपका सही जवाब आना चाहिए, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सर, आरबीआई होगा। भारतीय रिजर्व बैंक आपका भारत का केंद्रीय बैंक है, जहां पर पैसा छापने या नोट छापने का काम किया जाता है। और यह जो आरबीआई का स्थापना हुआ था साथियों, वह हुआ था 1935 ईस्वी में। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था साथियों, 1935 ईस्वी में हुआ था। और ये वाला सवाल देख सकते हैं, आपके अर्थव्यवस्था से सवाल है, जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था। सबसे पहले तो मैं बता दूं साथियों, जीएसटी से संबंधित आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे में जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है, तो गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। जीएसटी का पूरा नाम गुड एंड सर्विस टैक्स होता है, जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। और इसको भारत में जो लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 ईस्वी को लागू किया गया था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। चलिए
हाँ, अगला नंबर सवाल है, सफेद सोना किसे कहा जाता है? बताइएगा साथियों, सफेद सोना किसे कहा जाता है? एकदम इंपॉर्टेंट लेवल का सवाल है साथियों, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सफेद सोना किन्हीं कहा जाता है साथियों। काफी सारे बच्चे का राइट आंसर यहाँ पर आ रहा है कपास को। कपास को क्या कहा जाता है? सफेद सोना के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। सफेद सोना की बात करेगा तो कपास हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए अगला नंबर सवाल है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो आपको कभी कब मतलब काफी बार आपको बता चुके हैं साथियों, तो प्रधानमंत्री हमारे प्राइम मिनिस्टर जी होते हैं। और नीति आयोग का स्थापना की बात करेंगे तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग का स्थापना हुआ था। 1 जनवरी 2015 ईस्वी को क्या हुआ था साथियों? नीति आयोग का स्थापना हुआ था। चलिए अगला नंबर सवाल है कि भारत में सबसे अधिक कोयला भंडार किस राज्य में पाया जाता है? बताइएगा, भारत में सबसे अधिक कोयला भंडार किस राज्य में पाया जाता है साथियों? 24 नंबर एकदम इंपॉर्टेंट लेवल का सवाल है, जो सीधे आपके बीएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो सबसे ज्यादा जो कोयला का भंडार पाया जाता है साथियों, वह आपका झारखंड में पाया जाता है। कहाँ में पाया जाता है? झारखंड में सबसे ज्यादा आपका कोयला का भंडार पाया जाता है साथियों, याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए अगला नंबर सवाल की बात करेंगे, जो सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है कि वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? बताइएगा साथियों, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है साथियों? राजीव कुमार। कौन है साथियों? राजीव कुमार। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके बीएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है कि भारत में वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है साथियों? राजीव कुमार है, याद रखिएगा, ठीक है ना। एकदम टॉप लेवल का सवाल है और यह करंट अफेयर्स का भी सवाल है साथियों। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, देखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट लेवल का सवाल है कि हाल ही में एकदम करंट लेवल का सवाल है, हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबानी किस देश ने किया था? सभी बच्चे को पता है कि हाल ही में हमारे भारत देश में G20 शिखर सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था? G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, सभी बच्चे को पता है, 2023 में। तो इसका मेजबानी कौन सा देश कर रहा था साथियों? तो याद रखिएगा, इसका मेजबानी हमारा भारत देश कर रहा था। भारत में कहा में यह हुआ था साथियों? दिल्ली में हुआ था। जिस समिट कहाँ में हुआ था? भारत के दिल्ली में हुआ था, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, बताइएगा, जो कि इंपॉर्टेंट लेवल का सवाल है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसरो का मुख्यालय आपका कहाँ स्थित है साथियों? एकदम टफ लेवल का सवाल है, बताइएगा। 27 नंबर जो सवाल है साथियों, इसरो का मुख्यालय आपका कहाँ स्थित है? तो इसरो का मुख्यालय जो आपका हो जाएगा वह बेंगलुरु में हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों, जो आपको पता होना चाहिए और आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला भी सवाल है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ में है साथियों? बेंगलुरु में है। चलिए 28 नंबर सवाल को आप देख सकते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है कि विकसित भारत 2047 का लक्ष्य क्या था? विकसित भारत 2047 का लक्ष्य क्या था साथियों? तो ये था भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना। विकसित भारत 2047 का एक लक्ष्य क्या था? भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। चलिए अगला नंबर सवाल की बात करेंगे, जो सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है कि ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला था? बताइएगा, ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला था साथियों? एकदम इंपॉर्टेंट लेवल का सवाल है, तो बताइएगा। ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार मिला था वो ओपेनहाइमर को मिला था। किसे मिला था साथियों? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ओपेनहाइमर को मिला था, याद रखिएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। चलिए 30 नंबर आपका सवाल क्या कह रहा है कि बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? आपको पता होना चाहिए साथियों, ये करंट लेवल का सवाल है और बिहार से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ज्यादातर चांसेस है कि इस बार के एग्जाम में पूछा जाए। तो आप लोग बताइएगा कि वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है, तो पहले आप लोग का जवाब आना चाहिए। तो बिल्कुल राइट आंसर आप लोग को आ रहा है, राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर। राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग 31 नंबर की बात करेंगे, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? हालांकि लगता है कि ये वाला प्रश्न मैं आपको ऊपर भी करवा दिया हूं, तो इसका जवाब आप लोग के कमेंट में आना चाहिए कि बिहार का टोटल क्षेत्रफल कितना है, कमेंट में। और कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 22 मार्च को आपका बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को आपको क्या मनाया जाता है? बिहार दिवस मनाया जाता है। और बिहार का
जो राजधानी पटना है वह कब बना था? बताइएगा साथियों, बिहार की राजधानी पटना कब बना था? तो 1912 ईस्वी में बिहार का राजधानी कहाँ बना था? पटना में। बिहार का राजधानी पटना कब बना था साथियों? 1912 ईस्वी में बना था। याद रखिएगा, एकदम इंपोर्टेंट लेवल का सवाल है। चलिए अगला नंबर सवाल को हम लोग कवर करते हैं कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार से संबंधित प्रश्न है, तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है आपको पता होना चाहिए साथियों, ठीक है ना? बताइए बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, सभी बच्चे को पता है। और जो कोसी नदी है ये नेपाल से निकलता है। ये कहाँ से आता है साथियों? नेपाल के गोसाई थान से निकलता है। नेपाल में एक जगह का नाम है गोसाई थान, वहां से यह निकलता है। चलिए अगला नंबर सवाल को हम लोग कवर करेंगे, बिहार के किस जिला में सबसे अधिक वर्षा होता है? बताइएगा सबसे ज्यादा बिहार में वर्षा कहाँ होता है साथियों? बिल्कुल राइट आंसर आपका आ रहा है सर, बिल्कुल बिल्कुल बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, किशनगंज में सबसे ज्यादा वर्षा होता है साथियों। चलिए अगला नंबर सवाल है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के किस जिला में स्थित है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के किस जिला में स्थित है साथियों? बताइएगा। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है साथियों वह पश्चिमी चंपारण में स्थित है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के किस जिला में स्थित है? पश्चिमी चंपारण में स्थित है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के किस जिला में स्थित है साथियों? पश्चिमी चंपारण में स्थित है। ठीक है, एकदम टॉप लेवल का सवाल है। चलिए 35 नंबर सवाल हम लोग कवर करेंगे साथियों, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है कि बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है? बताइएगा बिहार का सबसे गर्म जिला की बात करेंगे तो गया जिला हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं एक बार कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार के किस भाग में स्थित है? बताइएगा सोमेश्वर की जो पहाड़ियां हैं साथियों वह बिहार के किस भाग में स्थित है? तो वो आपका उत्तर पश्चिमी भाग में हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है साथियों? याद रखिएगा सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, जो सीधे आपके बीएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में पूछा जा सकता है। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? ये भी प्रश्न मैं आपको कई बार रिपीट करवा चुका हूं साथियों। तो बताइएगा नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनाया था? तो कुमार गुप्त प्रथम ने बनाया था। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? वायुमंडल में ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है साथियों वह 21% है। 21%, 21% ऑक्सीजन का मात्रा है वायुमंडल में। अगर हम लोग इसका बात करें 78% का, तो 78% आपका क्या है? नाइट्रोजन है वायुमंडल में। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो 0.003% आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपका वायुमंडल में मौजूद है। और आज का आखिरी सवाल है आपका कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं साथियों उसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो याद रखिएगा टोटल 6 वर्षों का होता है। जो लोकसभा का सदस्य रहता है उसका 5 वर्षों का होता है। ठीक है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। ठीक है, चलिए तो कितना प्रश्न सही हुआ पहले आप लोग अपना स्कोर बताइएगा। अगर 30+ आपका प्रश्न या 35+ प्रश्न आपका सही होता है तो आप अच्छा स्कोर कर रहे हो साथियों, आपका रिजल्ट होने का चांसेस है, संभावनाएं हैं। बस मेहनत करते रहिए, रिजल्ट आपका जरूर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।